मछली उत्पादन की बात करें तो जो हमारे केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी, ठीक है ना, राजीव रंजन सिंह जी, इन्होंने कल कलकत्ता में घोषणा, ठीक है ना, राजीव रंजन सिंह द्वारा घोषणा किया गया कि अगर भारत में विश्व में वैश्विक उत्पादन की बात की जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। निश्चित तौर पे मछली उत्पादन में पहले नंबर पे चाइना है। अब मछली से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो मछली उत्पादन के लिए भारत में एनएफडीबी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है ना, भारत में मछली उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये एक संस्था है जो मछली उत्पादन वगैरह को देखती है, जिसे आप शॉर्टकट में एनएफबीडी, ये एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछ भी चुका है। एनएफबीडी की स्थापना कब हुई थी तो ये याद रखिएगा 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये हैदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद में। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह जी उर्फ लल्लन सिंह जी। इन्होंने कहा कि भैया हम दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन स्थान है। मछली से रिलेटेड रेलवे के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है कि टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, टूना दिवस। तो टूना दिवस सर 2 मई को मनाया जाता है और टूना मछली की एक प्रजाति है। रेलवे का ही एनटीपीसी का ये क्वेश्चन और एसएससी में भी पूछता रहता है। गंगेटिक डॉल्फिन को हम लोग अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। तो देख लेंगे। तो ये है भैया मछली उत्पादन, जिनको मछली उसकी जो लोग खाते हो भैया देख लो, भारत मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे चल रहा है, तो बधाई हो आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? देखो, भारत सरकार ने 2023 से ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चलाया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो 2021 में, हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो फिर वो 4 जनवरी 2023 से फुल फ्लेज में चलना शुरू हुआ। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन, ठीक है ना, 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष भारत उत्पादन करे, प्रति वर्ष। अब उस क्रम में चूंकि भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी चला हुआ है, उसके अंतर्गत तमिलनाडु के वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पे इसका 1 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की गई कि जो तमिलनाडु का वीओ चिदंबरनार बंदरगाह है, ये 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। 1 मेगावाट कम नहीं होता है, लेकिन जो भारत का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का, उससे कम है। लेकिन फिर भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला बंदरगाह जिसने हरित हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है, तो वो है आपके वीओ चिदंबरनार। आप वीओसी से याद कर सकते हैं, आप किसे याद कर सकते हैं? वीओसी से याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट पाएंगे। एक स्टूडेंट 1-2 जो लिख रहे हैं कि सर मेरी किताब अभी नहीं आई है। लल्ला, जिस दिन तुमने किताब लिया होगा और एड्रेस सही भरा होगा, विश्वास कर लेना 5 से 7 दिन में आपकी किताब, क्योंकि जान रहे हो हजारों स्टूडेंट को ये जा चुकी किताब, तो अलग से तुमसे कोई दुश्मनी तो होगी नहीं कि इस बच्चे का किताब मत भेजो। या तो वो रास्ते में होगी डिलीवरी वाले के, या तो फिर लल्ला आपका एड्रेस गलत होगा या कोई रिसीव नहीं किया होगा। इसके सिवा कोई तीसरा चांस नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लीज इसको देखिएगा। एक बार उसको अड्डा को मेल कर दो लल्ला, अड्डा का जो नंबर होगा ना उस पर एक बार मेल या कॉल कर दो। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब देखो, अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन एक संस्था है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ठीक है ना, वर्ल्ड कप फेडरेशन, ये है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन, जिसने सऊदी अरब के रियाद में ई स्पोर्ट्स शतरंज का आयोजन किया पहली बार। मतलब ई स्पोर्ट्स शतरंज का आयोजन किया जिसमें टीम बनाई गई। जैसे जीता मैक्सन कार्लसन ने है, इनकी टीम का नाम था लिक्विड, ठीक है ना, इनकी टीम का नाम था लिक्विड। ये लिक्विड नाम की टीम से खेले। वहीं ये जो अली रेजा जी हैं, इनकी टीम का, इन्हें और इन्हीं के बीच में फाइनल हुआ, इनकी टीम का नाम था फाल्कन। अब ये तुम ऐसे समझो जैसे जब आईपीएल होता है तो टीम बनाई जाती है कि आरसीबी है, ये सीएसके है, ये मुंबई इंडियन है, ये गुजरात टाइटन है। ठीक उसी तरीके से जब सऊदी अरब में आपके ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने पहली बार शतरंज ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन किया, तो अलग अलग टीम बनाई गई। उन अलग अलग टीम में फाइनल खेला गया लिक्विड टीम और फाल्कन टीम की तरफ से, जहां लिक्विड टीम का प्रतिनिधित्व किया मैक्सन कार्लसन ने। मैक्सन कार्लसन की अगर बात की जाए तो ये विश्व चैंपियन भी हैं और नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने अली रेजा फिरोजा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी को हराया और ये मैच जीत लिया, ठीक है ना, और ये मैच जीत लिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ अब भारत के पास कितने ग्रैंड मास्टर हैं, जरा कमेंट करके बताओ। भारतीय टीम के पास कुल कितने ग्रैंड मास्टर हैं वर्तमान में, और सबसे आखिरी ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? गौरव कुमार बताओ मेरे भाई, सबसे आखिरी ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो याद रखना, भारत के पास अगर कुल ग्रैंड मास्टर की हम लोग बात करें, कुल ग्रैंड मास्टर की, तो अब हो चुके हैं, पहले तुम लोग का देखूंगा नहीं, तुम लोग कहोगे 88। सर हम लोग तो 87वां हरिकृष्णन को जानते थे, आप 88वां कहां से ला दिया? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं वाला, वो भैया बुक लिंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं वाला, उसमें दिव्या देशमुख जो महाराष्ट्र की थी, वो 88वां नहीं बनी है, दिव्या देशमुख। ये अभी आप जो 87वां याद रखे हो वो कौन था? हरिकृष्णा एरा, हरिकृष्णा, ये है दिव्या देशमुख जी जो 18, और ये महिला वर्ल्ड चेस शतरंज की वर्ल्ड कप चैंपियन भी हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड कप की कहां पे आयोजित हुआ था इस बार का महिला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? जॉर्जिया। ये भी याद रखना, क्योंकि देखो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको ये बात तो याद रहेगा कि दिव्या देशमुख बन गई है 88वां। हो सकता है ये भूल जाओ कि वर्ल्ड कप महिला चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था, तो वो जॉर्जिया में हुआ था। साथ ही याद रखना। चलिए अगले, कोनेरू हम्पी को हराई थी। ओवरऑल ये मैक्सन कार्लसन है जिन्होंने, टीम लिक्विड के मैक्सन कार्लसन ने पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जीत लिया। तो तुमको जान करके हैरानी होगी, रुको हम पैसा दिखा दें कितना इसको मिला है यार। बहुत, 12.5 करोड़ रुपए में से आधा से ज्यादा यही ले गया है। देखिए खाली बैठ के हाथी घोड़ा चल रहा है, दिमाग लग रहा है भैया, खोपड़ी है, पैसा लूट रहे हैं लोग। तुम लोग बैठ के खाली ये, हम लोग बैठ के धरना दें, काली पट्टी बांधें, इधर से पैसा निपटा दें, हम लोग का तो पैसा वैसा खत्म है, हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अगले पे आओगे। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अभी ये काफी दुखद निधन हुआ। 11 जनवरी 1944, 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ था, और अभी कल ही 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हुआ 81 वर्ष आयु में। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और वर्तमान में इनके लड़के हेमंत सोरेन जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया कि अब मैं शून्य हो गया हूं। फिर इस मैसेज पे पूरे देश में कोहराम मच गया। अरे यार, लगता है शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। और शिबू सोरेन जी जो कि 3 बार सीएम, ये झारखंड के 3 बार सीएम रहे हैं, ठीक है ना, राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं, लोकसभा से भी सांसद रहे हैं, 2014 में लोकसभा से, उसके बाद फिर राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। 10 दिन, 143 दिन और 152 दिन, ये एक बार 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे सन 2005 में, फिर एक बार 143 दिन के लिए बने थे 2008 में, फिर एक बार 152 दिन के लिए बने थे 2009 में।
तो कुल मिलाजुला करके इन कार्यकाल के लिए 3 बार शिबू सोरेन जी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है 1972 में, 1972 में इन्होंने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये फाउंडर भी हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये फाउंडर भी हैं शिबू सोरेन जी, जो कि 3 बार के झारखंड के मुख्यमंत्री, इनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासियों के नेता के रूप से के नाम से भी झारखंड में काफी प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने, इनका निधन हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, झारखंड के रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। संथाल, अच्छा अब ये पॉइंट, संथाल आदिवासी समुदाय से थे। अब देखो हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपी, बिहार, इन सब के पेपर में अक्सर क्या पूछता रहता है, कर्नाटक, उड़ीसा में किस जनजाति से ये बिलोंग करते थे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी भी इसी जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी, तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपना घर नामक पहल शुरू किया गया। देखो करंट अफेयर ना कभी पढ़ना नहीं है, समझ लेना है। अब देखो हाईवे पे कितनी बार ऐसा होता है, तुम लोगों ने कितनी बार सुना, ईमानदारी से बताओ, कि ट्रक ड्राइवरों ने ट्रक को रोड के किनारे खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हादसा हो गया। ऐसा वो खड़ा क्यों किए होंगे, कई बार तो लापरवाही भी होती है, सोने के लिए उनको नींद आ रही है, रात में खड़ा करके ट्रक में अपना ऊंचाई पे सो गए, पीछे से कोई तेज रफ्तार कार, खास करके जाड़े ओड़े के दिन आ रही, धुंध हो गया, लड़ गई। तो ऐसी समस्याओं से भारत सरकार भी अवगत हुआ करती है कि भैया हाँ ये प्रॉब्लम तो चल रही है। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर, इन ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा, ठीक है ना, इन ट्रक ड्राइवर की सुरक्षा, आराम, इन सारी चीजों का, और कल्याण भी वर्ड लिख लो, कल्याण, इन चीजों का ध्यान रखने के लिए हमारे देश के प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहां है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अब हाईवे के किनारे 4,000 मतलब करीब 368 विश्राम गृह बनेंगे, 368 विश्राम गृह बनाया जाएगा, विश्राम गृह, जिसके अंदर 4,611 मतलब कि शयन कक्ष टाइप का होगा या बिस्तर लगे होंगे, सिर्फ ये हाईवे के किनारे होंगे। और ये आपके क्या कहा जाता है, 1 जुलाई 2025 से ड्राइवरों की सुविधा के लिए उपलब्ध होगा, 1 जुलाई 2025 से उपलब्ध रहेगा। इन विश्राम गृह के बाहर ढाबा भी डेवलप किया जाएगा या फिर रेस्टोरेंट टाइप का भी डेवलप किया जाएगा, इनके स्नान के लिए भी जगह बना के दिया जाएगा। हर ट्रक ड्राइवर इतना अमीर नहीं है कि वो रेस्टोरेंट या ढाबा में खा सके, तो उसके लिए खाना बनाने का स्थान, कि वो अपना चावल दाल लाया है, खाना बनाने का स्थान तो अपना वहीं बैठ करके बना ले, ठीक है ना। और शौचालय, ये सारी चीजें, शौचालय, यही है अपना घर नामक पहल। ये एक अच्छी पहल है ना, ईमानदारी से बताओ कितने ट्रक ड्राइवर हैं बेचारे, 8, 10, 12, 15 हजार पे अपने जीवन को चला रहे हैं, वो ट्रक में ही तो रुकेंगे। देखते हो कि ट्रक के नीचे वो सब हाईवे पे अपना स्टोव जला के खाना वाना भी बना लेते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि सिर्फ रेस्टोरेंट ढाबा से नहीं होगा, उनके लिए खाना बनाने का स्थान भी होना चाहिए। और ये अब इससे मदद तो मिलेगी, ठीक है ना, ये अच्छी सोच है, ये बढ़िया है। तो ये डेटा याद रखना, ये डेटा सब अभी जैसे कि वो आईबीएस आईओ का एग्जाम होता है, आईबी का एग्जाम, उसमें इसी तरीके के डेटा पे 3-3 4 लाइन दे देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो ये एक बढ़िया पहल है। और ये अपना घर देख लो, ऐसे बना हुआ मिलेगा, ऐसे भौकाली टाइप का रहेगा, अंदर भैया लोग अपना, अच्छा हम जानते हैं कई स्टूडेंट भी इसी में अपना जुगाड़ लगा लेंगे, बाथरूम भी देख लो, हैं, हाँ एकदम व्यवस्था से है। हम लोग जैसे रहे रात में कहते इधर अपना व्यवस्था बना, ये नहा रहा है, देखो ये ब्रश कर रहा है, ये नहाने के जुगाड़ में है, हाँ तो भाई दिख रहा है तो दिख रहा है, चलो तो ड्रिंकिंग वाटर एकदम व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी पहल है। तो आई होप कि अब आप लोग अपना घर योजना भूलोगे ही नहीं, कि अपना घर योजना, क्योंकि अपना घर भी तो योजना है। हम लोग का जब एग्जाम सेंटर पड़ता है तो अब तुम लोग भी पता कर लेना, जाके ट्रक ड्राइवरों से बात कर लेना, ए भाई थोड़ा उधर एडजस्ट कर लो। अब लड़के तो कर ही लेंगे, ये बात तो सच है, लड़के जितने छात्र हैं वो सब अपना एडजस्ट मार देंगे कि अपना घर कहाँ है हाईवे पे। और इसीलिए मैं तुम लोग को बता भी रहा हूँ, काहे पैसा खर्चा करोगे, अभी नया नया बना है कहीं भी एग्जाम सेंटर। और देखो ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा, 1 जुलाई 2025, एकदम ललन टॉप काम हो गया। तो जो लड़के, मैं गर्ल्स की बात नहीं करूंगा, थोड़ा उन्हें असुविधा होगी, लेकिन जो लड़के इस पक्ष में गुरु हम तो रुकेंगे, वो 111 लिख दें, गुरु हम तो रुक जाएंगे, जाके बस पता कर लेंगे नेशनल हाईवे अगल बगल कहीं है, कुछ ऐसा जुगाड़ है, दिख गया आंख से, रुकेंगे जरूर गुरु। अरे बढ़िया भोजन करके इधर ही पड़े रहोगे, इसे मोबाइल में देखते रहोगे, आज तो सर क्या पढ़ा रहे हैं जीवन में और क्या चाहिए होगा, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, हम खुद रुक लेंगे, हमको मौका मिला हम ऐसे ही कमर पे हाथ रख के पानी लगाए नहाते रहे, हाँ बहुत बढ़िया हमारा ही सब काम। मैं तुमको विश्वास करो, अभी कुछ दिन पहले बनारस से आ रहा था, एक पेट्रोल पंप हाईवे पे था, जाकर के पहले तो पेट्रोल भराई गाड़ी में, उसके बाद गर्मी लग रही थी, कुछ दिन पहले जाके पेट्रोल पंप के बाथरूम में नहा के चले आए, कपड़ा उपड़ा रखे रहते हैं अपने कार में। तो मेरे साथ के एक दो दोस्त, क्या तुम्हारे कोई स्टूडेंट तुमको देख लेना, अब वो ये देखें कि पेट्रोल पंप के भी बाथरूम में घुस के गर्मी लग रही है, उसका खेतों में पानी जा रहा था पंपी सेट वाला, तो हम कहे यही जुगाड़ अच्छा, उसका पाइपवा खींच करके अपने ऊपर पानी डाल के नहा लिया, गलत किए क्या, ठीक है सब होना चाहिए। तो भाई अब ये अपना घर योजना आ गई है, ठीक है, खाना पीना सब मिल रहा है। अगले पॉइंट पे आएंगे, इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? देखिए सर, स्लोवेनिया बन गया है। अभी यूरोपियन यूनियन के देशों ने ये नहीं कहा कि हम कहेंगे, लेकिन रॉबर्ट गोलोब, ठीक है ना, इनके प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब जो कि पीएम है, ये पीएम है, रॉबर्ट गोलोब पीएम है स्लोवेनिया के, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हम ये अनाउंस करते हैं कि हमको इजराइल का हथियार नहीं चाहिए। ये है भाई रॉबर्ट गोलोब साहब। अच्छा, जितने विदेशी होते हैं अक्सर सफेद रंग या हल्के नीले रंग की शर्ट और इस तरीके का कोट पहने होते हैं, अक्सर विदेशी का कलर देखो यही रहता है, भौकाली दिखते। तुम लोग एक सीट खरीद के नहीं रखोगे, कहीं आने जाने में काम आएगा, तो ये इनका जुगाड़ है। इन्होंने कहा कि गाजा युद्ध के कारण हम इजराइल के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। इनका दिल, इन्होंने कहा, उस दिन दुखी हुआ जब कुछ लोग खाना लेने के लिए खड़े थे और इजराइल की मिसाइल ने उन्हें मार दिया, तो इन्होंने कहा अब हम ये काम नहीं करेंगे भैया। ये सेंट्रल यूरोप का एक देश है, कौन? स्लोवेनिया। और लयू बलियाना, ये क्या गुरु, लयू बलियाना, अरे राजधानी है इसकी, पूछ देगा। ये लयू बलियाना नहीं, लयू भी कर सकते इसको ऐसे, लयू बलियाना, ये भी लिखा मिले तो सही है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो ये है। अगले पाएंगे, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना शुरू किया हुआ है। उस योजना के अंतर्गत 2030 तक भारत को 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रतिवर्ष करना है। उसके लिए भारत अपना सेल्फ मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट बैठाना चाह रहे हैं। जब प्लांट बैठाओगे तभी तो ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा। वो पहला प्लांट बैठा है कांडला बंदरगाह पे, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह पे भारत का इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला। अब यहाँ पे कांडला में हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का चालू कर लिया गया, कंप्लीटली मेक इन इंडिया है ये,
ठीक है ना। तो ये अच्छा, आजकल हरित हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्या है सर, नेक्स्ट देख लो। सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग नामक पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? सुनो, अच्छा ऐसा काम भारत में कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी। रीजन सर वो कहे कि जो बिम्स्टेक की अभी कुछ दिन पहले बैठक कहां हुई थी? थाईलैंड में। तो मोदी जी पहुंचे थाईलैंड। जब ये थाईलैंड गए तो बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं उन्होंने कहा 7 देश 7 सुर 7 संगम सप्त सुर। मोदी जी मैचिंग कराते हैं ना, उनका अक्सर भाषण देखो तो वो रिदमिक चीजें बोलते हैं, रिदमिक चीजें की पढ़ो बढ़ो लड़ो खड़ो ऐसे वाली चीजें। तो बोले कि हम, अच्छा ये बात मेरी मोदी जी ने माना, हम भी तो खूब साथ साथ करते हैं कि शाम को 7 बजे 7 सब्जेक्ट 7:07 पे 7 अक्षर वाले आंसू तो आपको पढ़ाने आ रहे हैं। तो मोदी जी भी मेरी बात सुन लिए, कहिए जो बिम्स्टेक के 7 देश हैं तो 7, उन्होंने कहा वो सातों एक सुर में बोलेंगे, तो 7 राष्ट्र एक राग निकालिए। अब एस जयशंकर जी, जी सर आपका प्लान हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा तुरंत नई दिल्ली में बिम्स्टेक वालों को बुला दो। बिम्स्टेक देश के सभी लोग जुट गए नई दिल्ली में और हुआ चलो बैठ के गाना गाओ सब लोग। तो पहला एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक, सातों देश के लोग सरंगी लेके बैठ गए, टन 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 बजने लगा। यही है सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग। अच्छा खाली गाना बजाएंगे सब एक साथ, अगर इनके राष्ट्र हितों की बात आ जाएगी इस सब किनारे किनारे कूदेंगे। तुमको क्या लगता है बांग्लादेश भूटान नेपाल भारत के सुर में सुर मिलाएंगे? खाक नहीं मिलाएंगे सब। अभी गाना गाना है ना, तो भारत मंडपम में अपना सरंगी लेके आ गया, तबला लेके टन 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 बज रहा है। तो मोदी जी का विचार था कि भैया सातों लोग एक साथ गाएंगे, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक चल रहा है इधर। अब यही एग्जाम में पूछ दे या तुम ना बता पाओ तो काहे का। एक को लिख रहा है एमटीएस का क्लास नहीं है, हमारी बात सुधर जाएगा। एमटीएस आज के 7 बजे आवल करा, और करंट अफेयर की क्लास सबके लिए चलती है। करंट अफेयर जाति धर्म से ऊपर है, संवैधानिक रूप से चलता है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए चलता है, करंट अफेयर सब में आता है। ऐसे लड़के लड़कियां अगर भरेंगे एमटीएस तो कहां से निकली बाप। हाँ तो अब 7 सुर हो गया भैया, देखो यही सब है। कौन कौन 7 है? बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड, सातों एक सुर में गा रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना कि एग्जाम में अगर पूछ दे सप्त सुर, हमको तो कोनो राक्षस का नाम समझ में आता है, सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग, ठीक है ना, खत्म बात। तो अब क्या इसमें समझाएं? एस जयशंकर जी उद्घाटन किए, जाके फिटवाई से काट दिए कि अब चलो बजाओ सब बैठ के, अब बैठ के सातों अपना टन टन सुनो, तो खत्म ये क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है लल्ला, पहला एडिशन है। अन्य महोत्सव बल्कि देख लीजिए। हाँ देखो एक एमटीएस का लड़का आया था, मैं बोला था तुम देख लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ ऐसे करके, एक को पूछेगा तुमसे। इसी में एक मेरा फेवरेट वाला जोड़ लो, कामाख्या, ठीक है ना, कामाख्या महोत्सव, ठीक है ना, खजुराहो महोत्सव या कामाख्या मंदिर का पूजा असम, जोड़ लो मेरा फेवरेट वाला, देख लेना आएगा इसी में। चर्चा में रहा क्रोसेनिनिकोव, ऐसा जबाने टेढ़ी हो जाती है, क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा? गुरु ये लगभग 1463 ईस्वी में एक बार फटा था, उसके बाद ये अब दोबारा फटा है, रूस में है। फटने का वजह बताया जा रहा है, रूस में कुछ दिन पहले भूकंप की स्थिति आई थी, 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक गई और फिर ये फट गया यहां से और पूरा आसमान तक इसका गुब्बार उठा। करीब जमीन से 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई तक, अब किलोमीटर तुम समझ लो कितना ऊंचा होगा, 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके गुब्बार उठे और धुएं पहुंचे, ठीक है ना। तो रूस में स्थित क्रोसेनिकोवा ज्वालामुखी 600 साल बाद फटा है, याद रखना। शुरुआती कारण इसका भूकंप बताया गया है, सुनामी की भी चेतावनी दे दी जा चुकी है। अब देखते हैं भगवान न करें कि ऐसा कुछ हो। और ये याद रखना ये कौन सा एरिया है? प्रशांत महासागर का, ठीक है ना, प्रशांत महासागर की ओर इसका बढ़ गया है। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगला, ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जब भी लगभग ऐसे कोई किताब लिखी जाती है उस क्रिकेटर के बारे में लिख दिया जाता है। ये रोहित शर्मा के क्रिकेट जर्नी के ऊपर लिखी गई किताब है, रोहित शर्मा के क्रिकेट जर्नी के ऊपर लिखी गई किताब है, द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, आर कौशिक। ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द राइज ऑफ हिटमैन, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, द राइज ऑफ हिटमैन। अच्छा जितने लोग अभी यहाँ हो, तो अब इस किताब में क्या, इस किताब में रोहित शर्मा के जीवन और करियर के बारे की कहानी लिखी गई है, बात खत्म। और ये किताब अगर आया पेपर में तो तुम लोग ऐसे ही रगड़ दोगे। तुमको बस याद रखना है कि सर लिखा किसने है? आर कौशिक ने। लिखने वाले के नाम में भी आर है, रोहित का आर है, अब याद रहेगा। रोहित में भी